गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द ट्वेल्व मैन। स्वागत है आप लोगों का एक और थाईलैंड वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम एक स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करने लगे, वीज़ा रन के बारे में। वीज़ा रन बेसिकली क्या होता है कि जब आप मान लीजिए थाईलैंड में रह रहे हैं, उसके बाद आपका वीज़ा एक्सपायर होने लगता है तो आप थाईलैंड को छोड़ के किसी और कंट्री में चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं वीज़ा अराइवल लेके वहाँ स्टे करते हैं, बिकॉज आपको कोई काम है वहाँ पे या आप कुछ भी करते हैं वहाँ पे, जो भी मकसद है आपका, तो हम वीज़ा रन को कंसिडर करते हैं। अब ऐसा है कि थाईलैंड में ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं या एजेंट्स हैं जो कि आपका जो वीज़ा रन है वो करवाती हैं। लेकिन जो थाईलैंड की गवर्नमेंट है वो आपको रिकमेंड ये करती है, जो सही तरीका है कि आप लॉन्ग टर्म रेजिडेंट वीज़ा लें। काफ़ी लोग नहीं ले पाते बिकॉज उसके जो प्रोसीजर होते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं या वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है लोगों को, ठीक है। तो इसलिए लोग ये शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं। अब क्या है यहाँ पे कि काफ़ी कंपनीज़ हैं, एजेंट्स हैं प्राइवेट, जो कि आपका वीज़ा रन जो है अरेंज कराते हैं। कैसे कराते हैं, मतलब क्या वीज़ा खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं। तो ये क्या करते हैं, इन्होंने पैकेजेस बनाए हैं, मतलब कि 2 रातें 3 दिन के पैकेज बनाए हैं। आपको लाओस में ले जाएंगे या आपको मलेशिया ले जाएंगे या आपको कंबोडिया ले जाएंगे। वहाँ आपको 2 या 3 रुकवा के, वो कोई ट्रैवल पैकेज नहीं, आपको घुमाने नहीं लेके जा रहे हो। बेसिकली आपको इसलिए वहाँ पे रुकना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे स्टिकर वीज़ा बहुत जल्दी इशू हो जाता है और आपको मिल सकता है, इवन इफ़ यू हैव ट्रैवल टू थाईलैंड ऑन वीज़ा ऑन अराइवल। तो वीज़ा अराइवल लेके गए हैं, आपने 15 दिन वहाँ स्टे कर लिया। अब आपको पता है कि मैं थाईलैंड में और रुकना चाहता हूँ, तो आप क्या करोगे, आप किसी भी एजेंट को उसी दौरान कांटेक्ट करोगे, वो आपको एक पैकेज के थ्रू लाओस भेज देंगे या कंबोडिया भेज देंगे या कुआलालंपुर भेज देंगे। और वहाँ से आपका 1-2 दिन में जब भी आपका स्टिकर वीज़ा लग के आ जाएगा, आप वापस थाईलैंड एंटर कर सकते हो, 60 दिन रह सकते हो। ये एक जो तरीका है, दिस इज़ नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। बेसिकली थाईलैंड की जो गवर्नमेंट है वो इंसिस्ट ये करती है कि आपके पास लॉन्ग टर्म वीज़ा होना ज़रूरी है। लेकिन लोगों के लिए क्या है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाता है और बहुत महंगा हो सकता है लॉन्ग टर्म रेजिडेंट वीज़ा, तो इसलिए लोग ये शॉर्टकट मेथड्स यूज़ करते हैं, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड। लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ। और पटाया में खासकर बहुत सारी जो एजेंसीज ऐसी हैं जो कि आपका वीज़ा अरेंज कराती हैं वहाँ पे, अगर आपने एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए वहाँ पे कंट्री में रहना है, ठीक है। इनकी जो रिजर्वेशन है वो आपको बुकिंग एडवांस में करनी पड़ती है अगर आपको ये लेना है। मैं किसी कंपनी की रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं देने लगा हूँ, लेकिन आपको बताने लगा हूँ कि ये चीज़ें कैसे होती हैं। और बेसिकली जो सर्विस होती है ये होती है इंडियन एंड चाइनीज़ पासपोर्ट होल्डर्स के लिए, ठीक है। सो आपको वो लाओस भेज देंगे, कंबोडिया जैसे मैं बोल रहा था वहाँ भेज देंगे, कुआलालंपुर या किसी और जगह भेज सकते हैं आपको। अब यहाँ पे 2 एग्जाम्पल मैं आपके सामने प्रेजेंट करने लगा हूँ कि क्यों वीज़ा रन को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए और लॉन्ग टर्म वीज़ा आप ले सकें तो अच्छी बात है। क्योंकि डिपेंड करता है नेशनैलिटी भी। पहली बात, अगर आपने वीज़ा रन किया और आप पकड़े जाते हैं, तो अगर आप कैनेडियन हैं, यूरोपियन हैं, तो इतना ज़्यादा आपको वो लोग ग्रिल नहीं करते। आपको ये वार्निंग ज़रूर एक आधी देंगे, लेकिन फिर भी आपका वीज़ा दे के आपको कंट्री में एंटर करने देंगे। लेकिन अगर कोई इंडियन बेसिकली वीज़ा रन करके आता हो तो उस केस में थोड़े चांसेस यहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं कि वो आपको ब्लैक लिस्ट कर दें या रिपोर्ट भी कर सकते हैं। इट इज़ अप टू देम, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो लोग ये कहते हैं सबको कि आपको लॉन्ग टर्म रेजिडेंट वीज़ा लेना चाहिए, तो ये इनकी स्टोरी ये है कि ये कैनेडियन सिटीज़न हैं और ये बेसिकली अगस्त 7 से 13 तक वियतनाम गए थे, बिकॉज इनको थाईलैंड दोबारा एंटर करना था वीज़ा। मतलब ये कैनेडियन सिटीज़न है तो इनके पास वीज़ा एग्जेम्पशन पॉलिसी का भी फैसिलिटी था और एक्सटेंशन भी ये ले सकते 30 डेज़ की एडिशनली। तो इन्होंने जो रूट अपनाया वो वियतनाम का अपनाया कि ये वियतनाम गए पहले, और अगस्त 13 को सुबह 12:30 बजे तड़के ये डॉन म्यूंग एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर कर दूं कि डॉन म्यूंग के केस में पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ स्वर्णभूमि एयरपोर्ट। ऐसा नहीं कि स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पे चीज़ें नहीं होती हैं, वो मेन एयरपोर्ट है, लेकिन डॉन म्यूंग एयरपोर्ट बेसिकली खाली सा रहता है, ठीक है। तो अगस्त 13 को ये लोग वहाँ जो है लैंड करते हैं डॉन म्यूंग एयरपोर्ट पे। लाइंस ज़्यादा थी नहीं, तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने इनसे पूछा कि आपके पासपोर्ट पे वीज़ा एग्जेम्पशन स्टैंप और एक्सटेंशन स्टैंप इतनी क्यों है। मतलब 2 वीज़ा एग्जेम्पशन स्टैंप थी इनके पास और 2 एक्सटेंशन स्टैंप्स थी, ठीक है। क्योंकि कैनेडियन सिटीज़न है, इंडियन सिटीज़न की मैं बात नहीं कर रहा इसमें, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहता हूँ। तो इन्होंने कहा कि मैं थाईलैंड इसलिए आता हूँ फॉर द पर्पज़ ऑफ टूरिज़्म। तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने इनसे पूछा कि आप अपना जो लोकल फ्रेंड है यहाँ पे जो आपकी रहती है या रहता है उसका कॉन्टैक्ट और फ़ोन नंबर दे दें। अब इनके पास जो था, इन्होंने उसका लाइन नंबर आईडी दे दिया, लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर या फ़ोन नंबर नहीं दिया जिससे इमिग्रेशन ऑफिसर पूछ सकें। तो उसको थोड़ा शक हुआ इमिग्रेशन ऑफिसर को, उसने अपने कोलीग को बुलाया और उसको बोला कि टॉक टू दिस गाय, ही वॉन्ट्स टू एंटर थाईलैंड और ये वीज़ा रन करके आए हैं, दैट्स व्हाट वी व्हाट वी थिंक अबाउट हिम। तो
हुआ ये है कि वो सेटिस्फाइड नहीं थी इमिग्रेशन ऑफिसर इनके जवाब से। तो जो दूसरा कोलीग आया उसने बोला, इनसे पूछा सबसे पहले कि आप कब थाईलैंड को छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने इमिग्रेशन ऑफिसर ने इनको पकड़ाया एक हैंड आउट, उस पर लिखा हुआ था कि स्टॉप डूइंग वीज़ा रन्स, अप्लाई फॉर लॉन्ग टर्म स्टे वीज़ा इंस्टेड, ठीक है। तो उसके बाद बस इतना कहने के बाद उनको जो वीज़ा एग्जेम्पशन 30 डेज़ का और मिल गया, और एक्सटेंशन भी वो आगे आई एम श्योर कि उन्होंने ली होगी, लेकिन उनको एंट्री मिल गई बिकॉज वो कैनेडियन सिटीजन थे। तो थोड़ा सा इनके केस में क्या, ये लोग लीनियंट होते हैं, तो इसलिए शायद उनको एंट्री मिल गई। अगर हो सकता कोई और होता तो उसको ये डिपोर्ट भी कर सकते थे, ठीक है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि आपको लॉन्ग टर्म रेजिडेंट वीज़ा वैसे लेना चाहिए अगर पॉसिबल है आपके लिए, इंस्टेड ऑफ दैट यू गो फॉर वीज़ा रन्स। अगर आप लेते भी वीज़ा रन करते भी हैं तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप बार बार एक ही काम करें, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि कुछ ऐसी एजेंसीज भी हैं जो आपको लॉन्ग टर्म रेजिडेंट वीज़ास दिलवाने में मदद कर सकती हैं, या आपको कुछ लीगल कंसल्टेशन चाहिए तो ऐसी कंपनीज हैं जो कि आपको थोड़ा गाइड कर सकती है, आप उन्हें भी कंसल्ट कर सकते हैं। उसके बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं तो मैं आपको आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर भी कर सकता हूँ, आप उन्हें कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। लीगल फर्म्स की बात कर रहा हूँ। तो इसमें मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर ऐसा आप करते हैं जो कि आपके लिए फिर भी एक्सपेंसिव पड़ता है, आई नो कि आप अगर वापस थाईलैंड एंटर करते हैं तो बेहतर ये रहेगा कि आप इंस्टेड दैट यू ट्रैवल टू लाओस और कंबोडिया, आप वापस इंडिया आ जाएं। ज़रूर मैं समझता हूँ कि आपकी जो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, यहाँ पे 20-25 हज़ार की टिकट आपको लेनी पड़ जाएंगी, लेकिन आपको बेटर यही रहेगा कि आप इंडिया आएँ और दोबारा फिर ट्रैवल करें थाईलैंड, तो वो थोड़ा सेफ है, ठीक है। टिप दे रहा हूँ आपको, बस बता रहा हूँ अपनी तरफ से, अगर आपने ऐसा करना है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये भी फॉरनर है और वीज़ा एग्जेम्पशन पॉलिसी के लिए एलिजिबल हैं, और इन्होंने एक्सटेंशन भी एक बार अप्लाई की। उसके लिए ये पहले लाओस गए, लाओस से इन्होंने बेसिकली ट्रैवल किया वापस थाईलैंड। दूसरी बार ये गए कोलालमपुर। कोलालमपुर में अपने फ्रेंड के साथ ही गए, 2 दिन का स्टे था इनका कोलालमपुर में। वापस ये आते हैं थाईलैंड वीज़ा लेने के लिए। अब क्या है कि जो जब ये कोलालमपुर एयरपोर्ट पे थे, इन्होंने वहाँ कहीं पढ़ लिया कि डॉन म्यूंग एयरपोर्ट के जो रेगुलेशंस हैं, जो इमिग्रेशन वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। उसको सामने रखते हुए और उससे डर के इन्होंने अपनी रिटर्न टिकट भी बुक नहीं की कि मतलब ये थाईलैंड छोड़ के वापस कहीं और जाएंगे, वो भी इन्होंने बुक नहीं की। क्यों नहीं की, उसका रीज़न ये हो सकता है कि हाँ भाई इनको ये नहीं पता था कि कहीं वो डिपोर्ट ना कर दें, न्यू एंट्री ना दें तो उनकी टिकट कहीं वेस्ट ना हो जाए या उन्हें रीशेड्यूल ना करनी पड़ जाए। तो क्या होता है कि ये डॉन म्यूंग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर इनका पासपोर्ट चेक करता है, जो एंट्री एग्जिट स्टैम्प्स है थाईलैंड की पुरानी वो देख लेता है, एंड प्लस उसके साथ जो है इनकी ट्रैवल हिस्ट्री सारी चेक करता है, और ये भी पूछता है कि आपके पास रिटर्न टिकट क्यों नहीं है थाईलैंड की। और रिटर्न टिकट उन्होंने बुक नहीं की थी क्योंकि इनको ये डर था अंदर से कि कहीं वो मुझे डिपोर्ट पहले ही ना कर दें, या मुझे अपनी फ्लाइट कैंसिल करनी पड़े, या मुझे रीशेड्यूल करनी पड़े तो मुझे चार्जेस लग जाएंगे। तो ये इमिग्रेशन ऑफिसर का सवाल था। तो इमिग्रेशन ऑफिसर का कॉन्फिडेंस इनके ऊपर पूरा नहीं था, और वो समझ गए थे कि ये वीज़ा रन करने के लिए आए हैं। तो उन्होंने अपने कोलीग को बुलाया। तो इन्होंने रीज़न ये बेसिकली दिया कि बहुत स्मार्टली कि मैं थाईलैंड इसलिए आया हूँ अपने फ्रेंड के साथ क्योंकि हमें जो है अपना लगेज कलेक्ट करना है, हमारा लगेज यहाँ पे रह गया है। कुछ दिन रुकने के बाद हम थाईलैंड छोड़ के साउथ कोरिया चले जाएंगे, क्योंकि जो मेरा फ्रेंड मेरे साथ आया साउथ कोरिया का, और मुझे वहाँ जाना है। तो इन्होंने कहा कि उनको समझ तो आ गई थी कि वीज़ा रन कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, पहले आप जो साउथ कोरिया की टिकट बुक कर लो। अब ये तो वहाँ ज़्यादा लंबे टाइम के लिए रहना चाहते हैं, लेकिन ये अपनी बातों में फंस गए और उन्होंने कहा कि आप साउथ कोरिया की टिकट बुक कर लो, हम आपको एंट्री दे देते हैं। वो लकीली बाई चांस थोड़ा लीनियंट था ऑफिसर, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि इमिग्रेशन ऑफिसर ने इनसे पूछ लिया कि टिकट की कॉस्ट क्या है साउथ कोरिया की। इसने कहा कि ये कुछ लगभग मेरे को 200 पाउंड की पड़ रही है। तो इमिग्रेशन ऑफिसर कहता बदले में कि ये तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी आपके लिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आप चले जाओ, लेकिन टिकट बुक कर लेना, और आगे से ध्यान रखना कि वीज़ा रन आप ना करो, लॉन्ग टर्म रेजिडेंट वीज़ा ले लो तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। उसको भी यही फीडबैक दिया था इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने, ठीक है। तो 2 एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको ये बता दिया है, छोटे एग्जाम्पल्स के साथ, कि क्या आपको वीज़ा रन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या नहीं है, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है कैसे करनी चीज़ें, उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा हिंट दे दिया है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करता हूँ कि आप इंडिया आ जाएं, ज़्यादा अच्छा है, इंस्टेड ऑफ कि आप लाओस, कंबोडिया और इन कंट्रीज़ में जाएं। ज़रूर आपका टिकट का खर्चा होगा, लेकिन वो आपके लिए एक सेफेस्ट ऑप्शन होना चाहिए, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आपका ट्रैवल हिस्ट्री ख़राब हो, या आपकी जो पासपोर्ट की हिस्ट्री वो ख़राब हो, या आपको डिपोर्ट कर दिया जाए वहाँ से, या ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, इस वीडियो को शेयर करें सबके साथ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाए।